हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SYE एकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं, फोर्थ टॉपिक अकबरनामा एंड बादशाहनामा। फ्रेंड्स, आई होप आपने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे जिसमें हमने डिस्कस करा था अबाउट एन ए अकबरी। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन यही है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए कि अकबरनामा और एन ए अकबरी में क्या फर्क है। दोनों सेम है क्या, या इन दोनों में कुछ फर्क है? काफी बार क्या होता है, एग्जाम में एन अकबरी पूछता है इंसान या स्टूडेंट, अकबरनामा के बारे में भी लिख देते हैं, और वाइस वर्सा ऐसा भी होता है। तो इसके लिए दोनों में फर्क समझना जरूरी है। ये दोनों मुगल क्रॉनिकल्स में अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट किताबों में से एक है। ठीक है, ये वैसे ग्रुप ऑफ बुक्स है वैसे तो, एंड ग्रुप ऑफ बुक्स में सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है। ठीक है, अकबरनामा और बादशाहनामा। अकबरनामा अकबर के बारे में, औरंगजेब के बारे में तो होती है, इसलिए अकबरनामा पे पूछा नहीं जाता एमसीक्यू, लेकिन ये पूछ लिया जाता है बादशाहनामा किसके बारे में हो। तो बताएं बादशाहनामा किसके बारे में। मैंने आपसे पिछले लेक्चर में भी पूछा था, अभी फिर से पूछ रहा हूँ, और आगे तो पता चल ही जाएगा। तब तक आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि किसके बारे में। सो एच मैन्युस्क्रिप्ट मतलब अकबरनामा और बाबरनामा दोनों contained an average of 150 full or double page paintings of battle, sieges, hunts, building construction, war scenes। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको इस पेंटिंग्स के बारे में लिखना है, मुगल पेंटिंग्स के बारे में, तो आप लिख सकते हैं ये चीजें। ठीक है, हाँ टॉपिक ऊपर खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ कुछ चीजें आ रही हैं। ठीक है, पेंटिंग से रिलेटेड है। देखिए दोनों बुक्स में कितनी पेंटिंग्स कितनी मेहनत से बनी है। द ऑथर ऑफ द अकबरनामा कौन है? अबुल फजल है। ये मुगल कोर्ट में ग्रो हुए थे, आगरा में। इनके फादर का नाम क्या था बताइए कमेंट सेक्शन में। अब इम्पोर्टेंट आदमी थे इसीलिए मैंने पूछा है, वरना ऐसे हर किसी के फादर के बारे में तो पूछूंगा नहीं, राइट। काफी नॉलेज थी यहाँ पे, आप देख सकते हो, अरेबिक, पर्शियन, ग्रीक, बहुत कुछ आ रहा था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इनकी जो क्वालिटी थी, ये एक फोर्सफुल डिबेटर थे। आजकल ऐसे लोग होते नहीं है, इंडिपेंडेंट थिंकर थे, हु कंसिस्टेंटली अपोज द व्यूज ऑफ द कंजर्वेटिव उलेमा। रैशनल तरीके से सोचते थे। ठीक है, ऐसा नहीं था कि जो चीज होती आ रही है वही करते रहो। थोड़ा सोचो, एनालाइज करो, लॉजिक से सोचो, रीजन से सोचो। ये नहीं कि आपको लगता हो कि अबुल फजल को अकबर ने बोला किताब लिखने को ऐसी, और उन्होंने किताब बस लिख दिया। ऐसी किसी को पिक नहीं किया था अकबर ने, राइट। तो वन मेजर ऑब्जेक्टिव जो था अकबर का, एम्परर अकबर थे उस टाइम में, उनका ये था कि मेरे को स्टेट को ना रिलीजन से दूर रखना है। रिलीजन, ऑर्थोडॉक्सी, कट्टरवादी रिलीजन लोगों से बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हमें अपने देश में भी ये चीजें अवॉइड करनी होगी। बाकी देशों में भी अगर आप चीजें देखो, जहां पे भी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी आई है, देश में नुकसान हुआ है। आजकल कोविड केसेस बहुत ज्यादा है। इसका एक रीजन अगर आप देखें तो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी जो हमारे कंट्री में अनफॉर्चुनेटली बढ़ी है, वो एक रीजन है हमारे कंट्री में कोविड केसेस ज्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे ही आप समझ सकते हो। तो अकबर का एक पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर था। ये अकबर ही नहीं है, आपको दुनिया में जो भी लीडर्स दिखेंगे, औरंगजेब, सॉरी, औरंगजेब तो खुद ही एक और रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स थे। अगर आप देखेंगे अशोका के बारे में देखेंगे, राइट। उसके बाद आप हर्षा के बारे में देखेंगे। जितने भी ग्रेट आपको दिखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्रेट पीपल या ग्रेट रूलर्स आपको दिखेंगे, जैसे जैसिंडा आर्डन है, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर। ये सब में आपको एक क्वालिटी दिखेगी कि रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी से वो बचना चाहेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि वो कंट्री का नुकसान करते हैं। अब्राहम लिंकन हो गए, राइट। ऐसे काफी आपको लीडर्स दिखते हैं। In his role as court historian, Abul Fazl both shaped and articulated ideas associated with the reign of Akbar। तो अकबर ने एक ऐसे आदमी को चूज करा जो रीजन से सोचता था, और फिर उन्हें भरोसा हो गया कि ये जो मेरे थॉट्स हैं, जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं के बारे में लिखेंगे, उनको सही शब्दों में बयां कर पाएंगे। क्योंकि अकबर देखिए खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन लॉजिकल और रीजन से सोचते थे। 1589 में बिगिन हुई चीजें। अबुल फजल वर्कड ऑन द अकबरनामा फॉर 13 years, रिपीटेडली रिवाइजिंग द ड्राफ्ट। तो इनका एक ही काम था, दुनिया में एक ही लक्ष्य बन गया था कि मेरे को अकबरनामा लिखना है। बार बार उसको रिवाइज करा। क्रोनिकल इज बेस्ड ऑन ए रेंज ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग एक्चुअल रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स। वाकई, वाकई का मतलब होता है सच में जो हुआ। ऐसे बोलते हैं ना, वाकई ये बात सच है क्या, तो वाकई का मतलब है सच में जो हुआ।
ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने पढ़ा, ओरल टेस्टिमोनीज ऑफ नॉलेजेबल पर्संस, इन सब के बारे में बात करें। अकबरनामा जो है 3 बुक्स में डिवाइडेड है, और ऑफ विच द फर्स्ट 2 आर क्रोनिकल्स, क्रोनोलॉजिकली लिखी गई है फर्स्ट 2 बुक्स जो है। थर्ड बुक की कौन एंड थर्ड बुक जो है एनी अकबरी है। तो अब आपको फर्क समझ में आ गया होगा अकबरनामा और एनी अकबरी के बारे में। अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो एनी अकबरी का मेरा लेक्चर देख लो, एनी अकबरी लिखो यूट्यूब पे और SY अकेडमी के आगे लिख दो, आपको लिंक मिल जाएगा, या प्रीवियस वीडियोस प्लेलिस्ट में सर्च कर लो। पहली वॉल्यूम जो है इट कंटेन्स द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम एडम, मतलब आदम, एडम मतलब है ना फर्स्ट ह्यूमन, राइट। फर्स्ट ह्यूमन जो थे वो एडम थे, ठीक है। एडम इसको क्रिश्चियंस में बोलते हैं, आदम अस्सलाम मुस्लिम्स में बोलते हैं, एंड हिंदूज में क्या बोलते हैं, फर्स्ट फर्स्ट जो मर्द आया और फर्स्ट जो औरत आई थी, आप कमेंट सेक्शन में लिखो। एडम तो देखो मैन है, वुमेन कौन थी इसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिखो, वुमेन ए नॉट ई। तो पहली जो वॉल्यूम है कंटेन्स द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम एडम टू वन सेलेस्टियल साइकिल ऑफ अकबर्स लाइफ, मतलब उनके 30 साल। तो एडम से लेके अकबर के पहले 30 साल, ठीक है ना, पहले 30 साल जो उनके और उनकी लाइफ में थे, टू वन सेलेस्टियल लाइफ साइकिल ऑफ अकबर्स लाइफ, राइट। तो उनके 30 साल इसमें बुक में बयान है, पहली बुक में। सेकंड जो बुक है इट क्लोजेस इन दी सेकंड वॉल्यूम क्लोजेस इन दी 42nd रीजनल ईयर, 1601 में जाके ये खत्म होती है, ठीक है। तो पहले 30 साल इसका मतलब क्या हुआ, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखो। सॉरी, ये काफी चीजें आपसे कमेंट सेक्शन में बोलो। इससे क्या होगा दोस्तों, जब आपको ये लिखा है ना, तो वन सेलेशियल साइकिल ऑफ अकबर रेन, आपको पता चल जाएगा कि अकबर पैदा कब हुए थे, तो आपकी नॉलेज इससे बढ़ती जाएगी। आपको पता है कि अकबर किस सन में राजा बने थे, एम्परर बने थे, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी नहीं पता तो ये भी लिखो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये सारी चीजें अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली पता होनी चाहिए। कुछ कुछ फैक्ट्स हमें दोस्तों पढ़ने ही पड़ते हैं। तो अकबर कब पैदा हुए ये पता करें। और मैं ये बता दूं, लेकिन अकबर जो है वो एक राजपूत रूलर के घर में पैदा हुए थे, ठीक है। हुमायूं इधर उधर भाग रहे थे उस टाइम, राइट। एंड कब पैदा हुए, उससे 30 साल निकालो तो आपको पहली बुक का पता चल जाएगा टाइम, ठीक है। उसके उससे लेके 1601 तक निकालो तो आपको सेकंड बुक का टाइम पता चल जाएगा, ठीक है। 1601 के बाद एक क्या घटना हुई कि वेरी नेक्स्ट ईयर अबुल फजल की हत्या कर दी गई। ही फेल विक्टिम टू अ कॉन्स्पिरेसी हेडेड बाय प्रिंस सलीम, कौन है, जहांगीरी हैं, एंड वाज मर्डर्ड बाय हिज अकम्प्लिस बीर सिंह बुंदेला, राइट। तो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये भी हुआ, इतने बड़े आदमी को मार दिया गया, और उसके बाद राजा भी बन गए, जहांगीर है ना। Akbarnama was written to provide a detailed description of Akbar's reign in the traditional diachronic sense of recording politically significant events across time. तो अकबरनामा जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन देती है अकबर के रेन का, और डायक्रॉनिक का मतलब होता है कि जो क्रोनोलॉजिकल चलता है, अकाउंट ट्रेसेस डेवलपमेंट ओवर टाइम, मतलब 1950 में ये हुआ, 1947 में देश आजाद हुआ, 1948 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, 1949 में कुछ और हुआ, 1950 में कुछ और हुआ, 1951 में कुछ और हुआ, 1950 में रिपब्लिक बना था इंडिया, 1951 में कुछ और हुआ। तो क्रोनोलॉजिकली जो हम चीजें पढ़ रहे हैं ये हुई डायाक्रॉनिक, या बड़े बड़े सालों में भी पढ़ सकते हैं कि हाँ जी भैया 1800 में ये चीजें हुई, 1900 में ये चीजें हुई, 2000 में ये चीजें हुई, है ना। ये डायाक्रॉनिक है, ठीक है। सिंक्रोनिक का मतलब ये है कि एक ही साल को पकड़ लो, डिपिक्ट्स वन और सेवरल सिचुएशंस एट वन पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। जैसे पकड़ लिया गया कि यार 1947 में माउंटबेटन थे, है ना, 1947 में इंडिया भी आजाद हुआ, राइट, 1947 में पाकिस्तान भी आजाद हुआ। तो एक ही टाइम में हमने मल्टीपल सिचुएशंस देख ली, ठीक है। जैसे 2021 में बोल दिया कोविड हुआ, कोविड के बहुत केसेस बढ़े, सेकंड वेव आई, राइट। उसके बाद वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए। तो एक ही टाइम पीरियड में या एक ही मोमेंट में, एक ही टाइम पीरियड एक ही मोमेंट में आप काफी सारी सिचुएशंस बयां कर पाए, ये सिंक्रोनिक हो गया। तो अब यहाँ पे वापस आते हैं, अकबरनामा जो है इट इज रिटर्न इन ए डिटेल्ड ट्रेडिशन, provide a detailed description of Akbar reign in the traditional diachronic sense of recording politically significant events across time. तो सब बताया गया कि अकबर ने जी पानीपत का युद्ध लड़ा, अकबर के वजीर कौन थे, बैरम खान थे, है ना, पता होगा ये बैरम खान। उसके बाद अकबर ने जिजिया हटाया, अकबर ने अकबर ने एने दसाला शुरू करा। ऐसी सारी इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली लिखी हुई हैं अकबरनामे में।
as well as in the more novel sense of giving a synchronic picture भी देते हैं of all aspects of Akbar Empire. इसमें ज्योग्राफी के बारे में बताते हैं कि हमारी ज्योग्राफी ऐसी थी, भारत यहाँ से लेकर यहाँ तक था, सोसाइटी ऐसी थी कि मल्टीपल रिलीजन थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हमारा ऐसा था, मनसिबदारी सिस्टम वगैरह था। कल्चर के बारे में बताते हैं कि अकबर इधर उधर डोनेशन भी दिया करते थे, सबको साथ में रख के चला करते थे, ठीक है। अकबर डिस्कस किया करते थे रिलीजन के बारे में विदाउट रेफरेंस टू क्रोनोलॉजी। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजी का कोई जिक्र नहीं है। सिंक्रोनिक में वक्त की बात नहीं होती, सिर्फ चीजों की बात होती है, ज्योग्राफी, सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर। और डायक्रॉनिक में क्या होता है, एक टाइम के साथ बताते जाते हैं कि इस टाइम में हुआ, अगले साल में हुआ, उसके बाद ये हुआ, क्रोनोलॉजिकल सेंस में, ठीक है दोस्तों। तो अकबरनामा में डायक्रॉनिक चीजें भी हैं एज वेल एज सिंक्रोनिक चीजें भी हैं। वर्ड्स थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये याद रखो। ये वर्ड्स नहीं आते तो काफी बार क्वेश्चन में ये वर्ड्स लिखे होते हैं, समझ में नहीं आता क्वेश्चन। और काफी लोग बोलते हैं कि हिंदी पढ़ लिया करो, यार हिंदी कन्वर्ट करके तो इतना मुश्किल होता है कि अंग्रेजी की हिंदी वाले भी काफी बार अंग्रेजी पढ़ते हैं, ऐसा होता है एग्जाम में, स्पेशली यूपीएससी में भी यही होता है। Akbarnama was written to provide a detailed description of Akbar reign in the traditional diachronic sense of recording politically significant events across time, as well as in the more novel sense of giving a synchronic picture of all aspects of Akbar Empire, जिसमें मल्टीपल चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं दोस्तों बादशाहनामा के बारे में, जिसके बारे में हम ज्यादा पढ़ते नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी डिटेल अच्छी दे रखी है। अ पीपल ऑफ अबुल फजल, खानदानी बातें चलती भी आई हैं। अब्दुल हामिद लाहौरी, ये थे ऑथर बादशाहनामा के। एमसीक्यू पूछ लिया था दोस्तों, अब्दुल हामिद लाहौरी। एम्परर शाहजहां, hearing of his talents, commissioned him to write a history of his reign, model on the अकबरनामा। तो वो शाहजहां पढ़ते थे बाबर के बारे में, बाबरनामा, टीटू की बाबरी में, जहांगीर के बारे में, अकबर के बारे में। तो उन्हें अकबरनामा काफी पसंद आया, इंटरेस्टेड था। उन्होंने बोला ऐसे ही मेरे लिए भी लिखो, ठीक है। तो बादशाहनामा इज दिस ऑफिशियल हिस्ट्री इन 3 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम में ये भी लिखा गया है। 3 वॉल्यूम में अकबरनामा भी है। 3 वॉल्यूम्स मतलब दफ्तर ऑफ 10 ल्यूनर ईयर्स ईच। इस्लामिक कैलेंडर लूनर के हिसाब से चलता है, सोलर के हिसाब से नहीं चलता। तो उसी के हिसाब से 30 साल नियरली जो जो टाइम पीरियड था वो कवर किया गया। तो लाहौरी wrote the first and the second daftar comprising the first 2 decades of the emperor rule। जो फर्स्ट 2 डिकेड थे वो एम्परर रूल के, वो उन्होंने लाहौरी ने लिखे। 3 वॉल्यूम्स वर लेटर रिवाइज बाय सदुल्ला खान। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये शाहजहां के वजीर थे। तो स्टेट पीसीएस वगैरह पूछ लेगा, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद है तो अच्छा है, नहीं है तो नहीं। सदुल्ला खान। Infirmities of old age prevented Lahori from proceeding with the third decade, which was then chronicled by the historian Waris। तो वारिस ने लिखी थर्ड वॉल्यूम। पहली 2 वॉल्यूम अब्दुल हामिद लाहौरी, थर्ड वॉल्यूम वारिस ने लिखी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखो यहाँ पे एक मजाक दे रखा है बादशाहनामा के बारे में। इंडियंस की आदत थी, मतलब उनको अपने कल्चर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, आज भी है अनफॉर्चुनेट। नवाब ऑफ अवध ने क्या करा है, ही गिफ्टेड द इलस्ट्रेटेड बादशाहनामा टू किंग जॉर्ज III in 1799। Since then, it has been preserved in English rural collections now at Windsor Castle। तो दोस्तों दुनिया का सबसे बढ़िया म्यूजियम जो है वो लंदन म्यूजियम है, कभी जाना, पूरी दुनिया वहाँ पे आपको देखिए, पूरी दुनिया की हिस्ट्री लाइन लगती है लंदन म्यूजियम में, एंट्री भी बड़ी मुश्किल से होती है। तो कभी मौका मिले तो जाना, आपको दिखेगा कि इंडिया की भी काफ़ी चीज़ें वहाँ पे पहुँच गई हैं। लेकिन यहाँ पे आप बाद में पढ़ना कि इंडिया में भी कुछ कुछ चीज़ें मिली न्यू दिल्ली में, ठीक है। पेंटिंग को कुछ एग्जीबिशन दिल्ली में भी किया गया बादशाहनामा के बारे में। लेकिन नवाब, आई थिंक नवाब ने तो, नवाब ऑफ अवध, अवध मतलब उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उन्होंने तो गिफ्ट कर दिया था। इमाम बाड़ा जो है वो भी अवध के नवाब ने ही बनवाया है। इमाम बाड़ा सुना होगा, लखनऊ के अंदर है। वैसे लखनऊ में ज्यादा कुछ घूमने को है नहीं, लेकिन इमाम बाड़ा है। मेरे लखनऊ के दोस्त नाराज नहीं है, लेकिन लखनऊ में खाने को बहुत कुछ है, ठीक है। ये याद रखो, टाइम अच्छे आएंगे तो पूरे इंडिया घूमेंगे। So edited versions of the Akbarnama and Papannama were first published by the Asiatic Society, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, फाउंडेड बाय सर विलियम जोन्स। ये नाम याद रखना, पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में, ठीक है। अंग्रेजों ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा। अकबरनामा को तो हो चुका है, बादशाहनामा का फुल्ली ट्रांसलेशन आज तक नहीं हो पाया है, ठीक है दोस्तों। ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं पूछता, लेकिन ये नाम याद रखना, सर विलियम जोन्स, राइट। यहाँ पे एक सवाल पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है नीचे।
जो मुझे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, लेकिन देखते हैं। इंटरेस्टिंग तो होते ही क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट भी ना हो। फाइंड आउट वेदर देयर वाज अ ट्रेडिशन ऑफ illustrating manuscripts in your town or village. Who prepared these manuscripts? What were the subjects that they deal with? How were these manuscripts preserved? मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा ये भी बताना चाहिए कि मैन्यूस्क्रिप्ट ढूंढूं कैसे यार मैं। वैसे तो आजकल गूगल का जमाना है, गूगल में ढूंढने, लेकिन और भी कुछ तरीका आई थिंक थोड़ा बुक्स में लिखना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आइडियल किंगडम के बारे में। डिवाइन लाइट एक वर्ड दे रखा है, समझेंगे उसको। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू एंड टेक केयर।